Hello dear fellow students, you're welcome to our channel Jai Hind Vidya Mandir again. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया था और अब बारी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर बढ़ने की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम चर्चा करें पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये उन दोनों के मुताबिक काफी कठिन है। इस टेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, इन्हें अच्छी तरह याद रखना है। जब आप इन बातों को अच्छी तरह याद रख लेते हैं तो इसके बाद यह टेंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 कि अगर केस अफर्मेटिव है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज होगी पूरे इंडेफिनिट टेंस में। इसमें कहीं पर भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का कोई रोल नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज ही आएगी, उसमें एस या ई एस नहीं लगाना है। पॉइंट नंबर 3, अगर नेगेटिव केस में, जब हम नेगेटिव केस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें सिंगुलर के साथ ऑलवेज डज नॉट लगेगा और प्लूरल के साथ ऑलवेज डू नॉट लगेगा। यह बात भी आपको अपने दिमाग में रख लेनी है। क्या सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ में डू नॉट। बात नंबर 4, जब आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव फॉर्म में डज डू का यूज कर चुके हैं, खासकर अफर्मेटिव केस का जो फर्स्ट फॉर्म में एस या एस वाला फंडा था, उसको अब हम आके चेक करते हैं कि जब अफर्मेटिव केस का शिफ्ट होकर के नेगेटिव केस बनता है तो नेगेटिव केस में हम डज नॉट लगाते हैं सिंगुलर में, तो क्या जो वर्ब में एस या ई एस लगा था वो वैसे का वैसा रहेगा? नहीं, वो एस या ई एस हट जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज लगेगी। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये चारों बातें आपने अगर याद रख ली हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव केस का स्ट्रक्चर हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इस अफर्मेटिव केस में वो 2 बातें जो मैंने आपको बताई थी शुरू में, वो ध्यान रखना है कि अगर अफर्मेटिव केस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में एस या ई एस लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ में एस या ई एस नहीं लगेगा। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। अब इसका नेगेटिव सेक्शन देखते हैं। नेगेटिव सेक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा? सिमिलरली, जैसा कि सब्जेक्ट तो हमेशा पहले रहेगा नेगेटिव में और अफर्मेटिव में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम डिस्कस कर चुके हैं, सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ में डू नॉट। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर एस या ई एस का लफड़ा नहीं है, ध्यान रख लीजिए। जैसे ही नेगेटिव फॉर्म हुआ तो एस या ई एस का लफड़ा खत्म, क्योंकि हमने डू में ई एस लगा करके डज बना दिया है सिंगुलर के लिए उसको, अब तो लफड़ा खत्म हो गया उसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं किसमें? तो सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव भी इजी था। इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो फ्रंट से लीड करती है। तो यहां पर आप डज या डू को आगे लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आप डज या डू को आगे लगा देंगे और उसके बाद फिर जो है बाकी सेंटेंस जो स्ट्रक्चर बनता है वैसे ही रहेगा। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन आपकी वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। ये रहेगा आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर और फाइनली क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। सबसे पहले तो हम पहचानना चाहेंगे कि हम हिंदी में किस तरह से पहचानते हैं कि फला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि नहीं है। तो इसको पहचानने के लिए आपको एक हिंदी की ट्रिक दे देता हूं मैं। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको ता है, ती है इत्यादि मिलता है, ते हैं, जैसे वह घर जाता है, मैं स्कूल जाता हूं और वे किताब पढ़ते हैं, इस तरह के आपको जब भी मिले तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
दूसरी इसकी पहचान है कि जब सेंटेंस के लास्ट में ना है इत्यादि आ जाए। कैसे? मुझे जाना है, उसे पढ़ना है, हमें देखना है, हमें दौड़ना है। ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरह के सेंटेंस भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होते हैं। अब चलते हैं हम इनके स्ट्रक्चर जो ट्रांसलेशन की और जो इंग्लिश में होना है। तो सबसे पहले देखते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि मैं स्कूल जाता हूं, बड़ा सिंपल सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सब्जेक्ट आई। अच्छा, आई, अब यहां पर एक प्रॉब्लम, एक्सेप्शन है, आपने एक्सेप्शन याद रखना है। आई को हम लोग यहाँ पे सिंगुलर काउंट नहीं करते, प्लूरल में काउंट करते हैं। क्लियर कर लीजिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई को सिंगुलर काउंट नहीं करते, तो आई के साथ क्या लगने वाला है? डू। क्लियर है? तो देखते हैं, मैंने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू, वेरी सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई गो टू स्कूल। क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कितना सिंपल है। नेगेटिव बनाना है तो इसके लिए क्या था रूल कि जब भी प्लूरल केस आएगा तो उसमें डू नॉट लगाना है, सिंगुलर आएगा तो डज नॉट लगाना है। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्लियर हुआ? इसका नेगेटिव से अब इंट्रोगेटिव जाएंगे तो इसका वैसे ही जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा। तो डू आई गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क, क्या मैं स्कूल जाता हूं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखते हैं कुछ और सेंटेंस। वह कपड़े धोती है, वह कपड़े धोती है। धोने को बोलते हैं वॉश, कपड़ों को बोलते हैं क्लोथ। ठीक है, तो अब देखते हैं, वह कपड़े धोती है, तो वह कौन है? लड़की है, शी। जेंडर क्लियर हो गया आपको? तो शी क्या है? सिंगुलर है, तो शी। हाँ, वेरी गुड, वॉश, फिर ES, वेरी गुड। शी वॉशेज क्लोथ्स, शी वॉशेज क्लोथ्स। क्लियर हुआ? वह कपड़े धोती है। अब इसका SES लगाना पड़ा क्योंकि सिंगुलर था। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? शी डज नॉट वॉश। अब वॉशेस मत कर देना क्योंकि डज नॉट लगा दिया है, तो शी डज नॉट वॉश क्लोथ्स, शी डज नॉट वॉश क्लोथ्स। क्लियर हो गया? कितना सरल था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ना है वाले सेंटेंस हमने देखे थे, मुझे जाना है और उसे दौड़ना है, उसे बोलना है, इस तरह के सेंटेंस हम बना के देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुझे जाना है। तो इन्हें बनाने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। अगर सिंगुलर आएगा तो आप यूज करेंगे हैज टू का। किसका यूज करेंगे? हैज टू का। और अगर प्लूरल आएगा तो आप यूज करेंगे हैव टू का। हैज टू एंड हैव टू। क्लियर हुआ? बड़ा सिंपल है। अच्छा सर, हैज टू और हैव टू क्यों? तो भैया इसलिए क्योंकि हम यहां पर हैव को एज अ मेन वर्ब ले रहे हैं। क्लियर हुआ कि यहां पे जो हैव है ये मेन वर्ब के फॉर्म में यूज हो रहा है, और जो भी इसके बाद में वर्ब होगी, जाना है, बोलना है, देखना है, ये इसकी समझ लो आपकी सपोर्टिंग वर्ब है। क्लियर हो गया? तो कैसे? जैसे मैंने कहा कि मुझे जाना है, तो हमने आई को तो प्लूरल ले रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको क्लियर कर चुका हूं। तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, है ना। और उसे पढ़ना है तो उसे को हम लड़की ले लेते हैं, शी। तो शी हैज टू। सर हैज टू क्यों? भैया हैव है जो, ये एक वर्ब है। अब इसमें एस या ईएस लगाना तो कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो जब हम हैव में एस या ईएस लगाते हैं तो वो बनता है हैज शॉर्ट में। क्लियर हुआ? तो क्या बना? शी हैज टू रीड, उसे पढ़ना है तो शी हैज टू रीड। आई हैव टू गो, शी हैज टू रीड। अगर यही पास्ट में हो सर, तो अगर ये कहा गया था कि मुझे पढ़ना था, तो कैसे बनता? हमने पास्ट इंडेफिनिट में डिस्कस नहीं किया था ऐसे। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे पढ़ना था तो आई हैड टू, क्योंकि हैव की जो सेकंड फॉर्म है क्या? हैड। आई हैड टू रीड, आई हैड टू रीड। क्लियर हुआ? मुझे पढ़ना था तो आई हैड टू रीड, मुझे जाना था, आई हैड टू गो। क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पर जो टू के बाद जो वर्ब यूज कर रहे हैं ना अपन, गो टू, ये आपने याद रखना। एक बात और हमेशा के याद रखिए, ये इंग्लिश का एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी टू के जस्ट बाद कोई वर्ब आती है तो वो सेंटेंस फिर पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो, यह मैटर नहीं करता। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ आपने दिमाग में रख लेना है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दे देता हूं। जैसे हाँ, इनके हम नेगेटिव और देख लेते हैं, आपको दिक्कत होगी नहीं। तो मैंने कहा था कि शी हैज टू रीड, उसे पढ़ना
है। अब उसे नहीं पढ़ना है, मान लीजिए नहीं पढ़ना है, तो क्या करें सर? सर रूल चेक करिए, उसे लड़की शी सिंगुलर है, हाँ सर सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब सर डज यूज करते हैं, लगा दो, बिल्कुल लगा दो, शी डज। सर नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, बिल्कुल लगाना है, शी डज नॉट। अब सर वर्ब क्या यूज करूं? हैज यूज कर लूं क्या? मैंने वॉशेज यूज की थी क्या? वॉश यूज किया था ना, तो हैज का फर्स्ट फॉर्म लेकर आऊंगा जब मैं बिना एस या ईएस के, तो हैज का फर्स्ट फॉर्म तो हैव है। क्लियर हो गया? क्या था? उसे नहीं पढ़ना है, तो शी डज नॉट हैव टू, अब हैव ही रहेगा भाई, हैज नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो शी डज नॉट हैव टू रीड। क्लियर हो गया? शी डज नॉट हैव टू रीड। कितना सिंपल है। मुझे नहीं जाना है, तो यहां पर अब चेक करते हैं सर, हमने आई के लिए क्या यूज, आई के लिए क्या सपोज कर रखा है? आई के लिए हमने प्लूरल को सपोज कर रखा है, तो क्या होगा सर? सर क्या होगा कि आई डू नॉट। सर डू नॉट क्यों? याद करें सर कि जो सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में? सर डू करते हैं। नॉट नेगेटिव के कारण लगा दिया, बिल्कुल सही है, आई डू नॉट। फिर सर क्या करें? हैव तो हैव ही रहेगा, हाँ सर बिल्कुल हैव ही रहेगा, आई डू नॉट हैव टू गो। कितना सरल है सर, ये तो बहुत ईजी है। इसी तरह नेगेटिव भी अगर हम बनाना चाह रहे थे तो नेगेटिव का भी एक मतलब पास्ट इंडेफिनिट का भी नेगेटिव बना के देख लेते हैं। क्या था कि मुझे नहीं पढ़ना था, पहले क्या था? मुझे पढ़ना था, तो आई हैड टू रीड था, एग्जैक्टली था। अब मुझे नहीं पढ़ना था, तो आई डिड, वहां डिड यूज किया था, बिल्कुल, आई डिड नॉट। हैड क्या होगा? हैड ही रहेगा। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि फॉर्म तो वर्ब की फर्स्ट हो जाती है जैसे डिड लगता है। क्लियर है? अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए पहले, तो ये समझ में आ जाएगा। क्या होगा? आई डिड नॉट हैव टू रीड, मुझे नहीं पढ़ना था, आई डिड नॉट हैव टू रीड। कितना सिंपल है। क्लियर हुआ? अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे देता हूं हिंदी में, जिसे आप लोगों को ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेट करने के बाद कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है, ताकि फिर मैं उन्हें चेक कर सकूं कि आपने सही बनाए हैं या नहीं।